यूनिफॉर्म पहने हुए लोगों को अक्सर हम हीरो कहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस यूनिफॉर्म के पीछे छुपे हुए इंसान की। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं निहारिका डोगरा। शी इज़ नॉट जस्ट एन साइकोलॉजिस्ट, इस जर्नी का उनका एक बहुत ही पर्सनल कनेक्शन भी है। शी इज़ मैरिड टू एन हेलीकॉप्टर पायलट और पिछले 16 साल से उन्होंने यूनिफॉर्म पर्सनल के साथ और उनकी फैमिलीज़ के साथ काम किया है। और इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उनसे बात करेंगे मिलिट्री पर्सनल की लाइफ के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में और कैसे उनकी फैमिली इन सब इमोशंस को डील करती हैं। ओके, वेलकम टू द पॉडकास्ट निहारिका। Thank you so much, Denny, for inviting me on your show. So how are you feeling talking about something which is very, very personal to a lot of people? I guess I always feel great to talk about when it comes to defense because it's very close to me. So you've been married with the helicopter pilot for last 15 years, right? Yes. And how has been your journey? I would say that it's mixed, lot of mixed emotions. The journey was great and it's still going. A lot of hardships, lot of learnings. And we are still learning and growing together. That's wonderful. So अभी recently हम कुछ टाइम पहले there is a series which came, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, अगर आपने उसको देखा हो। Yes. तो उसमें काफ़ी ह्यूमन इमोशंस जो किसी भी मिलिट्री पर्सनल की लाइफ में आते हैं उनके बारे में काफ़ी बात करी गई है। वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे को काफ़ी स्ट्राइक करी उसके अंदर वॉज उस मिशन के टाइम पे जब ड्यूरिंग द कारगिल ऑपरेशन सफ़ेद सागर स्क्वाड्रन अनिल आहूजा की डेथ होती है और उसके बाद कैसे उनकी पूरी स्क्वाड्रन उस मिशन को फुलफिल करती है, हाउ द CO रिएक्ट्स, हाउ द डिफरेंट पीपल इन द यूनिट रिएक्ट, देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस विच गो थ्रू इट। सो जनरली ड्यूरिंग द मिशन इस तरह का अगर कोई इंसिडेंट अगर होता है तो हाउ डू अ मिलिट्री पर्सनल फील अबाउट इट एंड हाउ डज ही कोप विद इट, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट। Definitely, whenever somebody is going through then kind of an thing like that, a war or an operational, there is no doubts there is a stress and that emotional turmoil. But at that time, you just switch off to that situation. You switch that, you suppress your emotions for that particular of time. ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आप फील नहीं करते हो इफ़ देर इज़ सम इंजरी ऑफ योर कलीग और एनी मिस हैपनिंग. There are emotions involved in it. There is stress involved in it. But somewhere, maybe you are trained, somewhere आप इस तरह से होते हो कि you just shut down yourself for that moment. Because your focus, your purpose is totally different at that point of time. But उसके जो after effects होते हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होते हैं. फिर टॉक अबाउट जो भी जितने भी लोग आते हैं, आई वोंट से कि सबको ऐसा होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द सर्विंग पर्सनल दे गो थ्रू द PTSD, जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. जिसने भी कोई ऐसा ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी वॉर में होते हैं या इंजर्ड होते हैं या कुछ भी ऐसा उनके साथ इंसिडेंट, ट्रोमैटिक इंसिडेंट होता है, आफ्टर दैट उस वक्त तो यू डील विद ऑल दीज थिंग्स बिकॉज योर फोकस इज जस्ट टू डू और डाई वाला एटीट्यूड होता है. बट आफ्टर दैट इट्स नॉट, द थिंग्स आर नॉट द सेम. आपको वो बहुत फ़र्क बाद में पड़ने लग जाता है जब उसको थोड़ा सा टाइम हो जाता है. देन यू स्टार्ट फीलिंग ऑल दीज इमोशंस. समटाइम्स इट्स a little bit of regret, a little bit of guilt at times. कि शायद मैं ये कर सकता था, शायद मैं उससे बचा सकता था. As it has been in the, if you have seen that last scene where Jimmy Shergill, who has played the role of Tony, so he also said कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा. एंड जो मिसेस आहूजा उनकी वाइफ होती हैं वो कहती हैं कि टोनी तुम्हें अपने आप को माफ़ करना पड़ेगा, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट गिल्ट. सो आप उस वक्त तो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट मोमेंट जब वो सारा सीन चल रहा होता है, बट उसके बाद देन ही स्टार्ट्स फीलिंग कि नहीं, मैं कर सकता था, मैं बहुत कुछ कर सकता था. सो इट हैपन्स विद एवरीबडी कि आप बाद में सोचते हो, उसके बाद में इफेक्ट्स आते हैं. तो जनरली मतलब इफ़ यू लुक एट इट, सी लाइफ एंड डेथ इज पार्ट ऑफ लाइफ. सबने डेथ देखी होती है लाइफ में. वाई डज फौज के अंदर जब कोई डेथ होती है, वाई डज इट फील सो डिफिकल्ट टू हैंडल, और उसको लेके वो जो PTSD, वाई डज इट अकर टू मिलिट्री पर्सनल? देखिए, जो फ़ौज में डेथ्स होती हैं और जो सिविल में होती है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटिसिपेटेड डेथ या एंटिसिपेटेड लॉस को आप फिर भी यू कैन डील विद इट बिकॉज यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड.
जहाँ मिलिट्री में हो रही है, इट इज़ सडन, यू नो, देर इज़ अ सडन शॉक, एंड मोर ओवर इट इज़ वेरी वायलेंट, Yeah. यू नो, इट्स वेरी वायलेंट. ये कोई नॉर्मल नहीं होती है, इट्स वेरी पेनफुल. उनके लिए भी, जिनके साथ जो कलीग्स हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो भी बहुत गहरा पड़ता है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू एक्सेप्ट दैट. जिस हिसाब से डेड बॉडीज़ आती हैं, इट्स नॉट ईजी टू सी दैट, नो बडी कैन सी दैट. सो उसको प्रोसेस करना एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. ग्रीफ इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, एवरीबडी गोज़ थ्रू ग्रीफ, बट देर इज़ समथिंग कॉल्ड ट्रोमैटिक ग्रीफ. वो जो ग्रीफ के साथ एक ट्रॉमा होता है ना, कि इतनी पेनफुल डेथ है, True. so those who are close to that, they can't take it, you know, it's not easy for them to accept that thing. So there is I would say helplessness, there is disbelief, there is shock, there is anger. आपको समझ ही नहीं आता है. एंड फौज में क्या होता है, लाइक बीइंग अ फौजीज वाइफ माई सेल्फ, हमें पता होता है कहीं ना कहीं, वी ऑल समवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड वी आर समवेयर प्रिपेयर्ड, बट एक्सपीरियंसिंग इट इज़ नॉट ईजी. इट इज़ टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, यू नो. तो पता होता है कि हाँ, अगर यू आर मैरिड टू अ फौजी, दीज आर द चैलेंजेस. शायद ये हो सकता है अगर वॉर सिचुएशन में जा रहे हैं, शायद लौट के ना आए, बट उसको एक्सपीरियंस करना इज़ टोटली डिफरेंट, यू नो. एंड जनरली लाइक जैसे हम फौज के अंदर भी कंसंट्रेट अ लॉट ऑन द फिजिकल स्ट्रेंथ पार्ट ऑफ इट, बट लाइक एवरीबडी नोज दैट पार्ट ऑल्सो कि आपको सक्सीड होने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है. सो इफ़ लाइक इन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आपने इतने सारे फौजीज के साथ उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करी है, डील किया है, how much emphasis do you put on the mental aspect of it as compared to the physical aspect, especially related to the defense lifestyle? सी मेंटल हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट जितनी हमारी फिज़िकल हेल्थ है. एंड हम फिज़िकल हेल्थ के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अ मेंटल हेल्थ, हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते. बिकॉज एंड यू नो, समवेयर इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस जो सोसाइटी ने भी कि फौजी पे डाल के रखी है, सुपर हीरो है. एंड द मेन थिंग इज़ दैट आपको लगता है कि ये तो सब कुछ ही झेल लेंगे, ये तो सब कुछ फेस कर लेंगे. जितनी भी आप कह लो कि हाई रिस्क जॉब्स होती हैं, सोल्जर्स की हो गई, डॉक्टर्स की होगी, पुलिस ऑफिसर्स की हो गई, लोगों को ऐसा लगता है दे आर ट्रेन्ड टू डील विथ स्ट्रेस, बट नो ट्रेनिंग इज़ लाइक, आपको ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही इम्यून बना देगी कि आपको कुछ फील ही नहीं होगा. आपको डेफिनेटली फील होगा, बट दैट प्रेशर टू बी कि नो यू कांट टेक स्ट्रेस, यू कांट बी दैट इमोशनल, आप रो नहीं सकते हो, ऐसा नहीं होता है. सो दैट इज़ द प्रेशर सोसाइटी ने इतना डाला हुआ है कि इसीलिए भी ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर इवन इफ अ पर्सन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, वो उसके साथ उसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जस्ट बिकॉज द प्रेशर, द एक्सपेक्टेशंस. थोड़ा टैबू भी है कि जनरली लाइक इवन व्हेन वी वर देयर, कोई हमारे पास जूनियर्स अगर आते थे अपना यू नो प्रॉब्लम लेके, या हम जब अपने सीनियर्स के पास प्रॉब्लम लेके जाते, लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता था कि पीपल जनरली एक्सपेक्ट कि यार यू नो तू फौजी है तो तू तो ये कर ही लेगा. एग्जैक्टली. यू नो, एक वो टैबू भी है फौज के अंदर बहुत ज़्यादा टू टॉक अबाउट एनी मेंटल यू नो इश्यूज और यू नो मेंटल एंग्जाइटी, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, इनके बारे में बात करने में टैबू भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे. डेफिनेटली, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ये ना एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग होते हैं. वो कहते हैं अरे तुम जब लड़ाई लड़ लेते हो, जब तुम वॉर लड़, उससे ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्या हो सकता है. और जब वहाँ तुम यू कैन ईजिली हैंडल द सिचुएशन, है ना, जहाँ वहाँ आपने कोप अप कर लिया, यू बीइंग रेजिलिएंट, तो ये तो छोटी चीज़ें हैं. अगर आप नॉर्मल रेगुलर लाइफ में हैं तो उनके लिए वो स्ट्रेस है ही नहीं. बट इट डजंट वर्क लाइक दैट, यू नो. इट्स नॉट ओनली फॉर कि बहुत बड़ी चीज़, कई बार हम बहुत बड़े लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर लेते हैं, पर छोटी चीज़ें हमें कई बार हम उससे शायद फेस नहीं कर पाते हैं, या इतना सप्रेस कर लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आ जाता है. बट डेफिनेटली देर इज़ अ टैबू, देर इज़ अ स्टिग्मा, बट नाउ टाइम इज़ चेंजिंग. So people are coming up, they are expressing, but there is awareness. आप डील करते हो civilian, you deal with civilians also, your work takes you to different places, you deal with फौजीज also. So
how difficult it is for for you to make the Fauji's open, and अगर कोई trick है तो you can, if you can share with everybody. Definitely, it is totally different if you are practicing in defense and if you are practicing outside. बहुत अंतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं फौजीज़ के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको वही एक डर होता है, डर नहीं कह लो, दे डोंट वांट टू मेक देम फील दैट नो वी आर वीक, वी आर लेसर. इट्स नॉट लाइक दैट, यू नो, एंड इट गोज़ विद देयर फैमिलीज ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि फ़ौजी तो फ़ौजी हैं, उनकी फैमिलीज़ भी उतनी ही स्ट्रांग होती हैं. उनको भी बहुत मुश्किल होता है व्हेन इट कम्स टू सीकिंग हेल्प. सो क्योंकि एक तो सोशल बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है, एक ये भी होता है कि उनको शायद कई बारी आपस में ही वो बात कर लेते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल हेल्प, डेफिनेटली देयर इज़ अ स्टिग्मा अराउंड दैट, जो कि शायद सिविल में भी बहुत है, बट सिविल में धीरे धीरे जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस वो कम हो रहा है. बट अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, द स्टिग्मा इज़ स्टिल देयर इन आवर सोसाइटी, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शंस हैं मेंटल हेल्थ को लेके. सो मेंटल हेल्थ मीन्स मेंटल डिसऑर्डर. आपका मैजिक वॉन्ड क्या है जिससे आप फौजीज को बात करवाते हो? हाउ डू यू मेक देम स्पीक? I guess it is all about the comfort level. I never make them feel that you are taking professional help. Okay. It is something that you are just venting out. एंड सबसे ज़्यादा डर, आप अपनी बातें नहीं शेयर करना चाहते हो, सबसे डर होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का. True. कि ये मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैं जो शेयर कर रहा हूँ, वो किसी को पता ना चल जाए, है ना. तो वो दैट यू हैव टू मेक द अदर पर्सन फील वेरी कंफर्टेबल. यू हैव टू टेल देम कि व्हाट एग्जैक्टली काउंसलिंग मीन्स, जब तक नहीं पता होगा. और ये बहुत ज़रूरी होता है. तो मेरा तो जब भी कोई आता है काउंसलिंग के, मैं सबसे पहले उनको यही बोलती हूँ कि मेंटल, इफ़ यू आर सीकिंग हेल्प, दैट डजंट मीन दैट यू हैव एनी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू कैन सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ़ यू आर ओवरवेल्म्ड, if you are going through a challenging relationship, if you are struggling with your personal challenges in life, if there is kind of work life stress, anything related to your kids, relationships, your family, if you are struggling with sleep, कुछ भी छोटी चीज़ है या डाउट भी है आपको कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में, you can go to a counselor and you can speak. अब बट प्रोफेशनल हेल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी ऑफ द ये जो इतने डाउट्स होते हैं ना, वो आपके सॉल्व हो जाते हैं. और तो सबसे पहले मेरा यही होता है टू रिमूव दैट स्टिग्मा, दैट बैरियर हटाना कि नो, इट्स नॉट लाइक दैट यू आर वीक. It is your strength only that you are able to identify that yes, I have some sleep issues, it's better. So it is more of, तो मैं तो उनको जिसे कहते हैं encourage करती हूँ कि it is very good. ये बहुत समझदारी वाली बात है that you are seeking help rather than कि. तो जनरली लाइक पर्सनल मिलिट्री पर्सनल आपके पास आते हैं, उनकी फैमिलीज भी आपके साथ अपने इश्यूज वगैरह डिस्कस करने आते रहते होंगे? यस, डेफिनेटली आते हैं. सो जनरली लाइक ये दिस अगेन कमिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, एक मिलिट्री लाइफ के अंदर इट इज़ नॉट जस्ट द मिलिट्री पर्सनल हु इज़ गोइंग थ्रू टफ टाइम्स. उनकी फैमिली इंक्लूडिंग देयर पार्टनर्स, उनके बच्चे, एवरीबडी faces that tough time along with the the guy or the girl who is serving in the military. So now you have done a lot of work on psychological counseling, career counseling also. जो military brats या बच्चे जो होते हैं, what is the thing that you have learned about them, and is there any difference between people, kids who are growing up in military family या जो civil world के अंदर है, and any particular way that you have learned to deal with them, if you can throw some light? The one thing which I really appreciate about military kids is the adaptability. Okay. एक पोस्टिंग से दूसरी पोस्टिंग, ठीक है, आपका स्कूल चेंज हो रहा है, आपके टीचर्स चेंज हो रहे हैं, आपके फ्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, और एक स्टेज आती है जिसमें फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन चेंज हो रही है, तो सब कुछ में, बट वो इतनी अच्छी तरह से उसको अडेप्ट करते हैं. चाहे वो बच्चे 9th क्लास में हो, जब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ ट्रांजिशन है उनकी लाइफ का, चाहे वो छोटे बच्चे हों, वो कहीं भी जाके दे विल मिक्स अप, they will make friends, they will adjust to a new environment. So I feel that I really appreciate, and that is the biggest difference. आप सिविल के बच्चों को कह दो, no doubt they are, I would say that they are more street smart, ठीक है, वो होते हैं, ज़्यादा एक्सपोजर उनको ज़्यादा मिलता है,
बट वो बचपन से लेके प्री नर्सरी से लेके 12th तक उनका एक ही स्कूल होता है, देर आर सेम सेट ऑफ फ्रेंड्स, वो निकलते बाहर हैं 12th में. हमारे बच्चों का क्या है, आफ्टर एवरी 2-3 years दे चेंज प्लेसेस. और चेंज प्लेसेस में भी ऐसा नहीं है दैट दे आर गेटिंग पोस्टेड टू अ वेरी गुड प्लेसेस. समटाइम्स दे आर रिमोट लोकेशंस जहाँ एक ही स्कूल होगा, लिमिटेड फ्रेंड्स होंगे, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे, एंड इमोशनल एडजस्टमेंट्स विच दे गो थ्रू. बिकॉज फौज में क्या होता है कि एक ही पेरेंट ज़्यादातर अवेलेबल होता है. You know, if both are serving तब तो और भी डिफ़िकल्ट है. If one of is serving, then वो फादर को तो वो देखते ही कम है, बिकॉज मोस्टली फादर विल बी ऑन TD. तो वो भी एक एडजस्टमेंट करनी, it's a very big thing. Still they manage to do everything so nicely. बट इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा. लाइक प्रीवियस एपिसोड मैंने एक आई शॉट विद वन गर्ल जो एक फौजी की बेटी थी. तो उसमें उन्होंने मेरे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि यू नो अडेप्टेबिलिटी इज़ अ गुड पार्ट विच यू आर स्पीकिंग राइट नाउ, बट लेकिन उसके साथ साथ दे फेस समथिंग नोन एज अटैचमेंट इशूज़. बिकॉज वो किसी एक चीज़ के साथ ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाते, तो उनको धीरे धीरे एज दे कीप ग्रोइंग अप दे स्टार्ट गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम थिंग्स, डिटैच्ड फ्रॉम पीपल. उनके लिए एक अटैचमेंट इशू भी एक मेजर चीज़ है जो उनके साथ एक्ट करती है साइकोलॉजिकली. राइट. सो दैट इज़ वन पार्ट आई थिंक जिसको लेके यू वुड बी टॉकिंग एटलीस्ट टू योर सन्स फॉर श्योर. सी डेफिनेटली एक अटैचमेंट इश्यूज, इमोशनल इश्यूज हो जाते हैं, नो डाउट्स इन दैट, कि अगर एक पेरेंट मिसिंग है तो ठीक है. बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट. आपका एज अ पेरेंट आपका रोल क्या है, आप कितनी बात कर रहे हो. सो इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी. आई एम नॉट अबाउट द पेरेंट्स. डेफिनेटली सी अटैचमेंट इश्यूज. आई डोंट हैव अ प्लेस ऑफ माई ओन. Yes, definitely. At times, there comes a time, maybe when kids grow up, मेरे ख्याल 11th 12th के बाद, then there comes a time when everybody in the family they need that stability. है ना, for education purpose कह लो, for friends, for social life कह लो, वो एक stage आती है. But everything has its own pros and cons. तो ऐसा नहीं है. अगर अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी तरह सिखाई गई है तो ज़्यादा चीज़ों को अटैच नहीं होना है, वो भी सिखाया गया है. सो इट्स नॉट ऑलवेज द यू नो पॉजिटिव थिंग्स दैट, बट दे बैलेंस इट वेरी वेल. क्योंकि अगर वो बच्चे हॉस्टल में जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, बिकॉज दे आर स्टेइंग एंड मेकिंग फ्रेंड्स विद डिफरेंट कल्चर. उनको ये नहीं है कि अपने ही लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग वैल्यू. तो आई फील दैट आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बिकॉज whatever I see in my kids, अभी तक तो I have seen a positive things only. I know, but मतलब it's just something which came to our mind because previous episode में मैं जब उनसे बात करा तो she talked about her attachment issues of you know not feeling belonging to one place. नहीं, डेफिनेटली वो आता है. मेरा भी बेटा कई बार कहता है कि मम्मा फ्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, तो आपका वो कोई एक क्लोज फ्रेंड है ना, वो कई बार वो उनके पास नहीं होता है. और दूसरी एक और चीज़ जो मतलब काफ़ी हम मूवीज़ वगैरह में सुनते हैं कि जितनी दूरी होगी उतना प्यार बढ़ेगा. तो व्हेन इट कम्स टू अ मिलिट्री कपल, यू नो हस्बैंड इज सर्विंग और लेट्स से वाइफ इज़ नॉट सर्विंग, सो उस केस के अंदर ये फिल्मी डायलॉग है या फिर इन रियलिटी वो डिस्टेंस से प्यार एक्चुअली बढ़ता है या उससे प्रॉब्लम बढ़ती है? See, it's a very kind of, I would say, that a tricky question which all depends upon an individual's frequency and the communication. आप दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस पर डिपेंड करता है. कई लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चलते हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कम्युनिकेशन गैप्स हो जाते हैं, कई रिलेशनशिप्स हैं जो टिक भी जाते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप दोनों का कपल की क्या अंडरस्टैंडिंग है, उनका फैमिली सपोर्ट कितना है. सो इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स रेदर देन वन फैक्टर. कि चलते हैं, नहीं चलते हैं, चलते भी हैं, कहीं बहुत चलते हैं, कईयों की बहुत सेपरेशन होती है एंड दे आर गोइंग वेरी वेल, कईयों के बिल्कुल भी नहीं चलते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द. आपके पास जो केसेस आते हैं उसमें ये जो डिस्टेंस का जो एक फैक्टर आता है, जो फौज के अंदर एक बहुत मेजर फैक्टर है. लाइक प्रॉब्ली हम लोग जो एयरफोर्स में रहे उनके लिए फिर भी थोड़ा कम है. पीपल हु आर इन आर्मी, फील्ड पोस्टिंग, फिर पीस पोस्टिंग, 2 साल अलग, 2 साल साथ में रहना. सो डज इट इस तरह के जब केसेस से आप डील करते हो, व्हाट इज़ द मेजर चैलेंज जो कहते हैं मिलिट्री मैरिज के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? इज इट कम्युनिकेशन, डिस्टेंस, लोनलीनेस? व्हाट इज द थिंग विच इज affecting them the most? First is I would feel that it is more of a communication, lack of communication, which leads to a lot of misunderstandings. तो फोन भी आ गए.
फ़ोन फिर भी आ गए हैं, बट वॉट सी, वही मैं कह रही हूँ ना, कम्युनिकेशन, व्हाट काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. सो इट इज़, ज़्यादातर मिलिट्री में क्या होता है, यू हैव टू बी मोर एक्सप्रेसिव. वो नहीं हो सकता कि आप, अगर आपको कन्वे करना पड़ता है, आपको बहुत एक अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ती है. यू हैव टू डिवाइड द वर्क ऑल्सो, बिकॉज सी दोनों का अपना अपना स्ट्रेस है. द सर्विंग पर्सनल इज़ गोइंग थ्रू एन ऑपरेशनल स्ट्रेस, ठीक है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ऊपर से वाइफ का भी स्ट्रेस अपना है, बिकॉज शी इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन हर ओन. तो वो अनइक्वल कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों का ही बर्न आउट हो रहा होता है, हस्बैंड का भी हो रहा होता है, वाइफ का भी हो रहा होता है. तो कहीं ना कहीं दोनों अपने तरीके से सही हैं, दोनों ही स्ट्रेस में हैं. बट हाउ यू डील विद इट, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसे एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, और कितना आपका सपोर्ट है, दैट मैटर्स अ लॉट. बट आई थिंक अगेन निहारिका, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक फॉर अस व्हेन वी वर सर्विंग, इट इज स्टिल ओके. यू नो, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस एवरी डे, आई हैव गॉट सम वर्क टू डू. आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो व्हेन यू गेट पोस्टेड टू बहुत ही गॉड फॉरसेकन लोकेशंस के अंदर. मिलिट्री वाइफ्स के लिए लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट है. यू नो, दे आर फोर्स्ड टू लिव इन प्लेसेस वेयर नॉर्मली दे वुड नॉट लाइक टू लिव. ठीक है. सेकेंडली, दे डोंट हैव यू नो, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि वो इतनी रिमोट लोकेशंस में रह रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, वो जॉब नहीं कर पाती हैं. बिल्कुल. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस मिलिट्री वाइफ्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ फॉर देम टू यू नो हैंडल दीज इश्यूज. तो आपके पास आई एम वेरी श्योर कि फैमिली वाली साइड से बहुत इश्यूज आते होंगे, स्पेशली लेडीज वुड बी कमिंग टू यू टू टॉक अबाउट देयर स्ट्रेस, देयर एंग्जाइटी. सो हाउ डू यू डील विद देम एंड व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस डू यू गिव टू देम? सी, डेफिनेटली बहुत सारे आते हैं केसेस, बिकॉज एवरीथिंग यू आर डीलिंग ऑन योर ओन. व्हेन इट कम्स टू कुछ भी फेस्टिवल है, यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग. इवन योर प्रेगनेंसी, आपको नहीं पता वेदर योर हस्बैंड विल गेट अ लीव फॉर दैट और नॉट. अगर सो एवरीथिंग यू आर डीलिंग, ज़्यादातर टाइम अपने डैड के बिना ही पैदा हो जाते हैं. एग्जैक्टली, एंड दैट इज़ ट्रू, क्योंकि आपको नहीं पता कि दिवाली पे हैं, कोई भी फेस्टिवल पे हैं कि नहीं हैं, बच्चे की PTM में हैं, कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन पे हैं. आपने जो भी करना है वो खुद ही हैंडल करना है. एंड सेकेंड मोस्ट थिंग विच आई सी नाउ डेज, अगर हम आज की बात करें, इज़ द करियर सेटबैक. यू नो, अगर आप बहुत एम्बिशियस हो, कहीं ना कहीं इफ़ यू वांट टू परस्यू योर करियर, कहीं ना कहीं समवेयर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ अ लिटिल बिट. तो कई बारी वो भी उसको फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई टेल देम, टू कीप योर सेल्फ बिजी. यू शुड नॉट, एंड कीप योर सेल्फ बिजी इन प्रोडक्टिव थिंग्स. देर इज़ सो मच टू डू. आजकल टाइम हैज़ चेंज्ड completely. अभी तो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस हैं, देर आर सो मैनी एक्टिविटीज़, एंड फौज में भी दैट इज़ वाई व्हेन इट कम्स टू वेलफेयर. सो जो बनाए गए थे वो इसी पर्पस से बनाए गए थे, टू कीप द लेडीज़ यू नो बिजी रखा जाए, बिजी. एंड उनमें सब में एक टैलेंट होता है, तो वो टैलेंट कैसे बाहर आए. सो दे वर प्रोवाइडिंग देम विद द प्लेटफॉर्म टू एनहांस देयर स्किल्स, जो कि आज भी उतना ही है. सो दैट इज़ वाई इतना वेलफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो इन फौज इट्स नॉट ओनली द सर्विंग पर्सन हु इज़ वियरिंग दैट यूनिफॉर्म, देर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक लेडी को भी निभानी पड़ती हैं, एंड दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ. ये पहला एक प्रोफेशन है जिसमें वाइफ का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके जॉब में हो. एंड जस्ट टू कीप योर सेल्फ बिजी एंड प्रोडक्टिव, एंड आप में जो भी टैलेंट है वो आप कर सकते हो. सो देर आर सो मेनी एक्टिविटीज़. सो कभी भी जो भी लेडीज़ होती हैं, देर इज़ सो मच टू लर्न इवन इन रिमोट लोकेशंस. किस टाइप के इश्यूज लेके आपके पास आती हैं? व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज डू यू मतलब दे फेस, जो आपसे आके डिस्कस करते हैं? एंग्जाइटी एट टाइम्स, लोनलीनेस, adjustment issues. So these are the challenges which they face, major challenges they face. बिकॉज कई बारी क्या होता है, सब कुछ हैंडल करना आपको भी नहीं समझ आता है कि कब आपकी बॉडी में एक बर्न आउट होने लग जाता है. यू कम टू दैट एग्जॉशन स्टेज, मेंटल फटीग हो जाता है. आप अकेले सब कुछ करते जा रहे हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इमोशनल नीड्स ऑफ योर किड्स ऑल्सो, यू हैव टू टेक केयर अबाउट द फाइनेंसेस ऑल्सो. सो घर आप पूरा ही चला रहे हो, तो बैक ऑफ द माइंड आप कितना भी कर लो, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो दीज आर द मेजर चैलेंजेस विच दे फेस. देन टू रीस्टार्ट देयर करियर,
सो हाँ, काफ़ी most of them सारी face this फीमेल्स problem, आती हैं yes. कि मैम अब तो इतना करियर ब्रेक हो गया है, नाउ वी फील टेंस्ड and now what to do. For example, a newly married couple, you know, the girl is working in a corporate sector at a very high position, and suddenly her husband gets posted to a remote location. अब उसमें now she has to choose कि कहाँ क्या करना है. Then इस सिचुएशन में it's not easy for her to adjust to a location like that जहाँ कुछ भी नहीं है. True. कोई भी opportunities नहीं है. Everybody is, you know, even the Jawan's wives, they are well educated. Yes, everybody. So I think everybody had a career before they got married. Definitely. So वो एक चीज़ होती है कि क्या मतलब कि so जनरली इससे चक्कर में आपका ऑफिस सारा दिन बिजी रहता होगा ना. Definitely. lot of people would be coming. Good. But एक और चीज़ which is something which we generally don't talk about, but बहुत ही pertinent issues हैं. And this is more I am talking about, you know, a service like let's say army or probably navy जहाँ पे you know people go for long sailings and all. तो over a period of time, let's say अगर 2 साल तक you know my partner is away from me, मैं 2 साल से मुझसे अलग रह रहा, छुट्टी में कभी आ गए तो आ गए, तो उसके केसेस में जो उनकी इमोशनल बॉन्डिंग है, सेक्सुअल इंटीमेसी है, ये सब पे परमानेंट असर पड़ता है. डू दे गेट यू नो काइंड ऑफ ड्रिफ्टेड अपार्ट परमानेंटली या फिर देयर इज अ वे बैक? अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कपल, बट येस फ़र्क पड़ता है. ये इश्यूज आपके साथ आते होंगे? ये आते हैं, डेफिनेटली पड़ता है. दैट इमोशनल कंपैटिबिलिटी. कई बार क्या होता है, जो 2 साल से बाहर गया, व्हेन द पर्सन कम्स, मे बी जो वो फ्रीक्वेंसी वो शायद थोड़ी बहुत चेंज हो जाए. I think the person is not the same. You change as a person time. also. But उसमें again that communication that connection is very very important. So वो कहते हैं ना कि एक couple की लाइफ में if you need that spark, first of all you have to make efforts. Then the 3 C's are very important. One is the communication, second is the connection, and third is the curiosity. If you have still that curiosity is alive in you to know about your partner and to make that little efforts for your partner, then your marriage will be very successful. But कहीं भी कोई भी long distance हो, आपको उसमें जो एफर्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू द मैरिजेस जिसमें पार्टनर्स इकट्ठे रह रहे हैं. नो डाउट्स इन इट. सो वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी. लाइफ में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी होंगे. कई बार ऐसी भी नौबत आ जाए कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, बिकॉज दोनों को एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की आदत हो जाती है. तो जब वो इकट्ठे रहते हैं, देन देयर आर लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स ऑल्सो, क्योंकि यू आर लिविंग पैरेलल लाइव्स. आपकी 2 जिंदगियां हो जाती हैं. तो आप जब इकट्ठे रहते हो तो कई बार वो एडजस्टमेंट इश्यूज आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं. सो दैट इज दूसरा इशू ये भी है कि यू नो आप अगर आप खुद भी एक क्वालिफाइड पर्सनल हो, आपका खुद का करियर है, सो अगर आप अपना करियर अपने हस्बैंड के कारण छोड़ के जा रहे हो, तो आफ्टर सम टाइम यू डू टेंड टू ब्लेम द अदर पर्सन. इट हैपेंस, इट्स क्वाइट नेचुरल. तो इसमें क्या होता है कि जनरली द इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन 2 पीपल चेंजेस. सो जनरली व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस डू यू गिव टू पीपल टू मेंटेन दिस इमोशनल डिस्टेंस और ये डिस्कनेक्ट ना बढ़े? Keep your spark alive. तो उसके लिए कुछ is there a SOP, कोई आप कुछ पॉइंटर बताओ? Start taking efforts. It's very important to be expressive and appreciate the other partner. Okay. सबसे ज़्यादा मैरिज में क्या प्रॉब्लम होती है, जितनी भी मेरे पास लेडीज़ आती हैं, उनका सबसे पहला एक ही होता है, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलती है. चाहे वो फैमिली मेम्बर से हो, चाहे वो आपके स्पाउस से हो. उनका सबसे ज़्यादा वो होता है कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ, आई एम नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर माई वर्क. एंड ज़्यादातर उनमें वो इमोशनल, जिसे कहते हैं ना, दैट इमोशनल निगलेक्ट इज़ देयर. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दैट इमोशनल इंटीमेसी होना. फिज़िकल इंटीमेसी की तो बात की बात है, बट दैट इमोशनल इंटीमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बात करना, अप्रिशिएट करना, एक्सप्रेसिव होना. जनरली मेन आर नॉट एक्सप्रेसिव. हनी वो तो we keep getting right this, yes, and it is the truth. आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द लेडीज़ की यही एक प्रॉब्लम होती है कि हस्बैंड्स आर नॉट एक्सप्रेसिव, वो एक्सप्रेस नहीं करते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एक्सप्रेसिव. आप चाहे दिल में कितना भी प्यार रख लो, सी ऑफ कोर्स यस, वाइफ को ज़्यादा ही एक्सप्रेस कर देती है, बट इट नीड्स दैट. वो एक टाइम के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. फीमेल्स आर एबल टू अप्रिशिएट दिस इमोशनल डिस्टेंस इन अ बेटर फैशन एज कंपेयर्ड टू मेन. डेफिनेटली. तो मतलब जो आजकल डेटिंग ऐप्स वगैरह बहुत शुरू, बिकॉज आई एम अगेन, मैं जितनी बातें आपसे ज़्यादातर कर रहा हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही ज़्यादा हैं.
सो व्हेन आई वाज कमांडिंग इन द यूनिट, तो ये सब केसेस ना डेटिंग एप्स पे पीपल हैंगिंग आउट विद ईच अदर, सडन कनेक्शन एंड देन सडन ब्रेकेज, तो रिलेशनशिप्स थोड़े ज़्यादा फ्रेजाइल हो गए हैं आज की डेट में, या फिर इट इज़ मोर बिकॉज सोशल मीडिया में पता चल रहा है इन सब चीज़ों के बारे में? नो, आजकल जो रिलेशनशिप्स है डेफिनेटली दे हैव बिकम फ्रेजाइल, एंड द रीज़न, द कॉज इज सोशल मीडिया. पहले देखिए रिलेशनशिप्स इतने फ्रेजाइल नहीं होते थे बिकॉज सोशल मीडिया पे ही करने वाले हैं सब बताने के लिए. यस, सोशल मीडिया. सो व्हाट कंज्यूम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी ट्रू. यू नो, सो वो बहुत है. तो दिस इज़ अ पॉजिटिव. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं ख़राब किया, बिकॉज बहुत सारा कंपैरिजन आ गया, बहुत सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ गई हैं. हर कोई अपना, आप कितना सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हर कोई अपनी लवी डवी ऐसी पिक्चर्स लगाएगा कि जैसे उनसे ज़्यादा अच्छा लवी डवी कपल है ही नहीं. बट दैट्स नॉट द ट्रुथ. सो definitely that has also caused frictions in relationships, and commitment वाली चीज़ वो कम हो चुकी है because there are so many options available now. So nowadays it's feel कि ठीक है, अगर मेरी तुम्हारी नहीं बनती है तो rather than actually sitting together and thinking about it or discussing about it कि क्या बदलना है, हम उस रिश्ते को तोड़ने का सोचते हैं. सो ये एक बहुत बड़ी, हम एफर्ट्स लगाने को तैयार नहीं है. हमें लगता है कि नहीं बन रही, वाई शुड वी मेक एन एफर्ट? वाई? बिकॉज आज के टाइम में लड़के को भी बहुत ऑप्शंस हैं, लड़की को भी बहुत ऑप्शंस हैं, एंड दैट वन कमिटमेंट थिंग इज मिसिंग इन देम कि नहीं करना है. तो ऐसे केसेस हैव दे इंक्रीज्ड? ऑफ कोर्स यस, डेफिनेटली इट हैज़ इंक्रीज्ड. ओके. बहुत ज़्यादा. एक और चीज़ इसके बारे में डिस्कस आपसे करना चाह रहा था कि ये मिलिट्री के अंदर स्पेशली यू आर टोल्ड टू सप्रेस योर इमोशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये जो चीज़ है ये आपके ऑफिस से आपके घर की तरफ भी पहुंच जाती है. दिस इज़ अनदर इशू. जैसे आप मुझे बता रहे थे कि अप्रिसिएशन नहीं होता. अनदर थिंग विच आई हैव विटनेस्ड व्हेन आई एम स्पीकिंग टू द पीपल हु आर वर्किंग अंडर मी, वो लोग सेम चीज़ अपने घर पे भी अप्लाई करते हैं. दे टेल देयर फैमिलीज कि तुम फौजी की फैमिली हो, बीवी हो, बच्चे हो, तो तुम्हारे भी इमोशंस खत्म हो जाने चाहिए हमारी तरह से. सो दिस इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव और अ टॉक्सिक स्पायरल आई वुड से. सो ये वाले जो केसेस, जब आपके पास कोई लेडी आती है आपका, सो डू यू कॉल द हस्बैंड ऑल्सो एंड स्पीक टू देम, और यू ओनली काउंसल द female? See, if it is a couple counseling, definitely we call, it is both ways. We call the couple only, right? So first there will be an individual counseling. पहले हम वाइफ से बात करेंगे individually, फिर हम हस्बैंड से बात करेंगे individual, क्योंकि उनका भी पर्सपेक्टिव हम सुनेंगे. जानना ज़रूर, दोनों के पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है. एंड देन हम दोनों को बुलाकर बात करेंगे. So it is not one way कि वाइफ से बात कर ली. And if one of the partner is not willing to come, then कहते हैं ना, when you can't change the person, it's better to change yourself. Then वो individual counseling होती है. तो like you can't force somebody to come. You can't force, no, you can't force anybody to come for counseling. No, it's a two-way thing. Counseling तभी काम आएगी जब आप भी उतने ही वॉलंटियर हैं, आप उतने ही रेडी हैं टू एक्सेप्ट इट. अदरवाइज यू कैन नेवर फोर्स एनी वन टू चेंज अनटिल अनलेस दे आर विलिंग टू चेंज देमसेल्व्स. ठीक, आप उनको गाइड कर सकते हो, है ना. आप उनको एक, कहते हैं ना, एक रास्ता दिखा सकते हो. वो रास्ते पे तो उन्हीं को ही चलना है ना. यू कैन ओनली जस्ट शो देम द डायरेक्शन. यू कैन ओनली टेल देम कि दिस इज़ द पैटर्न, आपका ये बिहेवियर जो है ये सही नहीं है, and these are the things which you need to work on it. But at the end of the day तो उसने ही करना है ना. It's similar like that. डॉक्टर ने दवाई दे दी, खानी तो पड़ेगी, आपको ही खानी पड़ेगी ना. So it's similar like that. अगर जैसे अब ये जो अगेन कमिंग बैक टू रिलेशनशिप पार्ट, बहुत सारे रिलेशनशिप को लेके केसेस आने लग रहे हैं. ट्रस्ट डेफिसिट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, isn't it? दूसरी चीज़ है कंपैरिजन जो होता है, जो आप बात करते हो सोशल मीडिया पे, पिक्चर्स देख के यू स्टार्ट कंपेयरिंग एंड स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट डिसकंटेंट वाला मोड. सो इन दो चीज़ों को रिकवर करने के लिए, फर्स्ट इज टू स्टॉप दिस कंपैरिजन, व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस डू यू गिव? और सेकेंडली, अगर ट्रस्ट डेफिसिट बिल्डअप हो जाता है कपल के बीच में, तो व्हाट इज द वे टू, इज देयर अ वे टू मेंड इट फर्स्ट ऑफ ऑल? और अगर है तो कैसे करते हो? You want an honest reply? I obviously want an honest reply. That's why you're here. So, अगर एक बारी ट्रस्ट टूट जाए, बहुत मुश्किल से दोबारा बनता है. कभी बनते देखा है आपने? बहुत कम.
यू नीड अ लॉट ऑफ जिसे कहते हैं मेच्योरिटी, बहुत कम बनता है वो। एक बार दरार आ जाए ना, psychologist cannot help in that aspect, right? सी अब वो ये कि ट्रस्ट किस वजह से टूटा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, इन दैट प्रोफेशनल काउंसलिंग रियली हेल्प्स कि किस वजह से टूटा है, क्या है। पेशेंट को तो ये नहीं बताते ना ये सब चीज़ की नहीं हो सकता। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में होता है, बट इन अ जनरल अगर आपने जो मुझसे पूछा कि क्या ट्रस्ट रीबिल्ड करने में, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप सोचिए कि अगर एक बारी वो ट्रस्ट, आप किसी पे बहुत भरोसा करते हैं, एकदम से वो सामने वाला और कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड कर दे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा हो, टाइम लगेगा ना, आप उसको ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर लोगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस, सो वो आसान नहीं होता रीबिल्ड करना। हो जाएगा टाइम के साथ, बट टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। सो वो चीज़ है, इट्स नॉट ईजी। और एज अ साइकोलॉजिस्ट you keep listening to people's problem, so does it affect your own mental health over a period of time? Because you obviously keep listening to a lot of negative things. Anybody who's coming to you is coming with a problem. So ये problem बार बार सुनते सुनते you're like kind of a sponge, right, जो absorb कर रहा है हर बंदे के emotions. तो over a period of time does it distort your own emotional well-being? not really. So you're trained for that we keep our professional and personal life separate. Okay. और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वी ऑल्सो डू सम मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज़, तो वी डू मेडिटेट फॉर दैट। we also follow the breathing exercises, we take those steps. देखिए कुछ केसेस होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करते हैं, बट वो होता है ना कि जैसे एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, सो देन वी वोंट बी एबल टू जस्टिफाई डू जस्टिस विद देम। सो जैसे एक डॉक्टर कभी पेशेंट के साथ इमोशनल नहीं हो सकता, होगा तो वो शायद सर्जरी नहीं कर पाएगा, Absolutely. नहीं होगा वो। सो दे टेक डॉक्टर टेक इट एज अ पेशेंट ओनली, इट इज सिमिलर विद अस, वी ट्रीट द प्रॉब्लम। सो अगर हम बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्शन में आ जाएंगे, देन इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज देन हम बाइज्ड हो जाएंगे। आप कभी भी अपने फ्रेंड, अपने रिश्तेदारों की काउंसलिंग नहीं करते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि यू विल गेट बाइज्ड। सो यू हैव टू सी फ्रॉम दैट प्रोफेशनल लेंस ओनली। एंड लास्टली आई वांट टू जस्ट आस्क यू वन फाइनल क्वेश्चन। आपने you have imparted lot of good things to the people who come to you. काफ़ी सारे डिफेंस पर्सनल आपके पास आते हैं, उनकी फैमिलीज आती है, try to help them out. What is the biggest thing that you have learned from the armed forces people dealing with them? I guess strength. Hats off to their, they go through a lot of challenges, and still they are managed to function in day-to-day life. So that strength, that mental resilience, and that adaptability to every situation, I guess that is और अपने जैसे कहते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम होएगी ना, तो वो अपने फेस पे आने नहीं देंगे, विच इज़ एक्चुअली, अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट कहूँ, सो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट। बट आप उन चैलेंजेस के बाद भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग, सो आई गेस दैट थिंग आई हैव लर्नड देम कि कितना कैसे रेजिलिएंट होना है, कोई भी स्ट्रेस है उस वक़्त कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है, दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम देम कि जो चीज़ अभी इम्पॉर्टेंट है उसी पे ही ध्यान देना है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। एंड एज अ वाइफ ऑल्सो, even I have seen lot of challenges in life, so I guess that what I have learned is कि life के challenges कितने भी हों, but how to remain strong in situations. And one thing which I feel that struggle doesn't mean that strength doesn't mean that you don't struggle. ये भी मैंने एक चीज़ सीखी है कि ऐसा नहीं होगा कि आप कितने भी strong हो बट आप struggle नहीं कर सकते, या आप कभी emotional नहीं हो सकते हैं, या आपको कभी बुरा नहीं लग सकता है, या आप hurt नहीं हो सकते हैं। The human emotions सबके लिए same होते हैं, but how we deal with them in particular situation is that it is what it is important. So एक calm composure रखना कि जब ज़रूरत है कि this is not the right time. Compartmentalizing the emotions is a absolutely, very important that aspect is of the life. perfect, I would say, the term you have used, कि वो
करना, वो मैंने साइकोलॉजी सीखा. आपके साथ रह के पिछले आधे घंटे के एपिसोड में काफ़ी कुछ सीख नहीं, लिया. I loved that term actually. This is the correct term to use कि कौन से इमोशंस कब आपको यूज़ करने हैं, किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करना है, वो मैंने सीखा है. थैंक यू सो मच निहारिका, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड आई होप कि काफ़ी सारी जो चीज़ें आपने मिथ्स हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, स्पेशली इन द डिफेंस फील्ड जिसमें हमने मेजरली कंसंट्रेट किया था, पीपल वर एबल टू नो अबाउट देम एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. It was lovely interacting with you too, Danny. Thank you so much again for inviting me on your show. It's always a pleasure to talk to you. थैंक यू निहारिका. Thank you so much.